गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग को इसमें हिस्ट्री में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ा रहे थे और राष्ट्रवाद चैप्टर में एक क्लास आप लोग को क्लियर हो गया है। थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो इसको 2-3 क्लास में हम खत्म करेंगे। बतला दें, जो हिस्ट्री में जो आपका क्लास चल रहा है इसमें ईसवी सन और आंदोलन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग जब भी पढ़िएगा घर पे या अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इसके ईसवी सन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी ईसवी सन से और आंदोलन से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी का बुक उल्टा करके इस पार से उस पार तक देख लेते हैं और कहते हैं सर मुझे तो पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव याद था फिर भी 40 का 40 ऑब्जेक्टिव नहीं बना, क्यों कह देते हैं। उसका रीजन यही बन जाता है, जो कुछ क्वेश्चन बीच से घुसा दिया जाता है और उस स्थिति में आप लोग को परेशानी हो जाती है। पिछले क्लास में आप लोग को गांधी जी के बारे में और गांधी जी अपने कितना बार जेल गए, क्या किए नहीं किए, हम लोग पढ़ लिए थे। राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्रवाद के उदय का कारण कौन कौन बना था, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, गांधी इरविन क्या था, एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये सब चीज आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए भूतनी को तू कथी कर रही है। हाँ पढ़ो, तू बड़े बढ़िया विद्यार्थी है, तू बहुत बढ़िया है, पढ़ो। हाँ उनने तुम लोग ओकरा नहीं देखना। ठीक है, तुम लोग का ईसवी सन याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद तक खैर ईसवी सन उसको ही नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या अंक दिखा रही है। 40 में 40 आया था, मेरे यहाँ नहीं आया है अभी एसएसटी के टेस्ट में। कब क्या, जब भी हुआ तब हुआ ना कम। हाँ भगवान करे तुम लोग को अब जो होगा टेस्ट, ठीक है, एक सोचे हैं जो अच्छा से, जैसे जो उसका लिए थे तुम लोग का मैथ का ऑब्जेक्टिव भी था पूरा और सब्जेक्टिव भी था, यानी बोर्ड यानी एग्जाम की दृष्टि से। एक हिस्ट्री का नहीं, सॉरी हिस्ट्री मैथ का नहीं हुआ था, एसएसटी का हुआ था ना। हाँ तो एसएसटी का हो गया है। अब हम तुम लोग को एक मैथ का करेंगे, एक तुम लोग को हिंदी का करेंगे, एक संस्कृत, यानी सब का एक एक वो करवा लेंगे। और अंतिम में जो बचेगा फरवरी में 5-10 दिन कंटिन्यू खाली तुम लोग को सुनने वाला काम कर देंगे। क्लास में आएंगे और खाली सुनना, क्लास में आएंगे खाली सुनना। कौन चीज, रचना तो पढ़ा देंगे, सब कुछ तुम लोग को पढ़ा देंगे। अभी पहले पढ़ लो, ठीक है। अभी वाला क्लास थोड़ा भास्ट जाएगा। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। अभी तत्कालीन चंपारण आंदोलन के बारे में देख लो, ठीक है। तू अपना उन्हें पढ़ो, तुमको याद है तो, और कोई दिक्कत नहीं। और इधर जितना भी स्टूडेंट हो तुम लोग इधर पढ़ो, ठीक है। देखो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चंपारण आंदोलन से पहले पूरा इस चैप्टर का हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज चंपारण आंदोलन पढ़ना है। देखो चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था सो, इसमें किसानों को खास करके अपने यहाँ बिहार में नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था। समझ गए, 3 कठिया का नाम सुने होंगे आप लोग हिस्ट्री में। क्या किया था, जैसे 1 बीघा है ना, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा उसको हर हाल में नील की खेती करना है। और जो इस क्लास में किसान टाइप के लोग हैं, यानी जिसके मम्मी पापा किसान टाइप के हैं, उनको पता होगा जो जनेरा की खेती करने से भी जमीन उत्सर हो जाता है, यानी बंजर हो जाता है। उसी प्रकार से नील की खेती करने से भी जमीन बंजर हो जाता था, तो किसान करना नहीं चाहता था। दूसरा कारण एक और था नील की खेती करने में, जो नील कच्चा पदार्थ था उससे जो बन करके आता था पाउडर या लिक्विड, वो अपने यहाँ मशीन नहीं था। अपने यहाँ मशीन नहीं था तो जैसे आप उत्पादन किया, जैसे आपको बतलाते हैं कि एग्जाम्पल तंबाकू के लिए, तंबाकू जो आदमी नहीं खाते हैं, जो आदमी नहीं बनाते हैं, नहीं काटते हैं, यानी खेते में बेचते हैं, वो आदमी का अगर नहीं बिका तो वो आदमी जमीन का रेट रखे, मतलब तंबाकू रखे हुए हैं 5,000 रुपये कट्ठा, आज सब ओकरा खेत का लगा रहा है 2,000 रुपये कट्ठा, तो अंतिम में उसको 2,000 रुपये कट्ठा बेचना होगा ना, क्योंकि वो काटना उसको बनाना वो जानता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से नील की खेती में, नील तो कच्चा पदार्थ उपजा देता था, लेकिन उपजाने के बाद उससे कैसे नील तैयार किया जाएगा वो चीज की जानकारी थी ही नहीं, ठीक है। और अंग्रेज जो था
उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं देता था। इस कारण से लोग करना नहीं चाहते थे, तो अंग्रेज मतलब उन लोगों पर प्रेशर बना करके कहा जो 1 बीघा में नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन 3 कट्ठा में करना होगा। ठीक है, तो इस पर भी आवाज उठा। आज हम लोग उसी आवाज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कहता है बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। क्यों दयनीय थी ये तो आप लोग को जानकारी है, पहले हम बोल ही दिए। जो उससे जमीन बर्बाद हो जाता था और वो अगर उत्पादन करता भी था तो जो उसका उचित मूल्य होना चाहिए था वो नहीं मिलता था, तो ऑटोमेटिक है जो वहां पर क्या होगा, किसानों की स्थिति खराब होगी ही। यहाँ नीलहे गोरों द्वारा 3 कट्ठा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों के अपने भूमि के 3/20 मतलब 1 बीघा जो जमीन होता है 20 कट्ठा का, उसमें से 3 कट्ठा 3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यह सामान्यतः उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। देख रहे हैं ना, 1908 में 3 कट्ठा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नीलहों के इस अत्याचार से किसान त्रस्त थे, यानी जो खेती करवाता था उससे किसान लोग व्याकुल थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान समस्या की और आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया। महात्मा गांधी नेता थे, आप लोग को बतला दें, ये मेरे दादाजी कहते थे महात्मा गांधी रायपुर जो स्कूल है उसके मैदान जो है रायपुर स्कूल का जो फील्ड, उस फील्ड में भी महात्मा गांधी आए हुए थे। अपना समस्तीपुर के पटेल मैदान में भी आए हुए थे, मेरे दादाजी देखे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही चूंकि नेता थे, तो नेता कौन, किसान का जो मतलब नेता था राजकुमार, वो उसको बुलाया, किसको, महात्मा गांधी को। कहा, चंपारण में। किसानों की मांग को लेकर के 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी के सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर से 3 कट्ठा व्यवस्था और अन्य कर भी समाप्त कर दिया। यानी अब सुना, जब महात्मा गांधी आए तो उनकी बातों को सुना गया। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी जी बने हैं जैसे ही डिप्टी सीएम, तो अभी उनकी बातों को सुना जा रहा है और जैसे बोल रहे हैं उनके बोलने के अकॉर्डिंग लग रहा है जो अगर ये बात पर अगर कहीं खरा उतरे तो बिहार में कुछ काम होगा। जैसे महिला कॉलेज का नाम आप लोग सुने होंगे। महिला कॉलेज के अगल बगल में इर्द गिर्द गुंडे लोग रहते थे, लफंगे लड़के सब रहते थे, तब वहां पर पुलिस की बहाली की गई है। ठीक है, जो अगर कोई बोलेगा तो उसको डायरेक्ट सजा नहीं, डंटा नहीं, डायरेक्ट जेल। अब बताइए 2-4 को जेल कर दिया जाएगा तो क्या होगा। जैसे गांव में अगर कहीं पर पकड़ाया कुछ इस टाइप का लोग तो उसको, ठीक है, उस ढंग से जो सिचुएशन में है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कानून कार्रवाई किया जाएगा। क्या लगता है इससे होगा कुछ परिवर्तन? अगर यही परिवर्तन है जैसे अभी विद्यालय में किए हैं, फेस लॉक से अब अटेंडेंस बनेगा। पहले बायोमेट्रिक से था ना, तो टीचर लोग चीट कर लेते थे, तो अब फेस लॉक से है, तो अब क्या बेर बनेगा अटेंडेंस? तो 3 बेर। एक बार मॉर्निंग में जिस समय में एंट्री लेंगे उस समय में, एक बार दोपहर में लंच के बाद, ठीक है, क्योंकि लंच के बाद जो फिर गड़बड़ करते हैं उस समय में, एक बार शाम में क्या बजे निकलते हैं उतने बजे। आप चाह करके भी टीचर जा पाएंगे? फेस लॉक से है। ठीक है, स्टूडेंट को भी। और ऐसा व्यवस्था, ये मेरा कहना है, जो ये व्यवस्था के साथ साथ सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा जैसे अपने यहाँ लगा हुआ ऐसे भी व्यवस्था करवा दें। सरकार है तो करवा सकते हैं वो, और उसका एक कंट्रोलिंग दे दें, जो कहां पढ़ाई हो रही है और कहां पढ़ाई नहीं हो रही है ये चीज किया जाए। अगर इस टाइप से अगर किया जाए और विधि व्यवस्था को सुधार करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और शिक्षा, अभी देखिए SC ST OBC जनरल सबको 4 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत देते हैं पढ़ने के लिए। यही हमारे सीएम नीतीश कुमार जी दे रहे हैं पैसा। लेकिन उस पढ़ाई से अगर बच्चा का बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तब ना। मॉर्निंग में आप ही लोग में से कोई स्टूडेंट एक पूछे थे 9.1/2 को क्या पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट बोले थे सर इसको तोड़ा कैसे जाता है। ये तो आपका बेसिक पहला क्लास का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए इस टाइप से अगर आप कर रहे हैं तो होगा, नहीं होगा। आपका बेस मजबूत रहेगा तब ना आप इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियर के लायक आपका नॉलेज भी होना चाहिए ना, तब जाकर के वो जो 4 लाख रुपया सरकार देती है आप लोग को, तो वो सरकार को भी रिकवर होगा। नहीं, क्योंकि आप तो सक्सेस हो रहे हैं, और सक्सेस होइएगा तो कहीं ना कहीं जॉब होगा आपको, जॉब होगा तो पैसा तो ऑटोमेटिक है जो आएगा। अगर आएगा तो 84 किस्त में आपको 4 लाख रुपया सधाना है। क्या बड़ा बात है कि 4 साल में 12 कितने 8 साल ना हुआ, 7 साल, 12 हाँ 7 साल, 7 साल में नहीं सधा सकते हैं। देखिए, जब
तीन कठिया वाला खत्म हो गया और टैक्स खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक है सरकार ये किसानों की स्थिति कुछ सही होगी। तो किसके बदौलत हुआ? चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन के नेता, मुख्य नेता कौन थे? तो राजकुमार। राजकुमार किसको बुलाए? शुक्ल महात्मा गांधी को। और उस जो चंपारण आंदोलन हुआ उसके सदस्य बन गए, ठीक है। ये जो बना था चंपारण एग्रेरियन कमिटी, इसका मतलब सदस्य बने कौन? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी बने तो महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेज तीन कठिया वाला सिस्टम और कर वाला सिस्टम दोनों को खत्म कर दिया। जब खत्म किया तो बात खत्म हो गया चंपारण आंदोलन का। अब चालू होता है आप लोग को खेरा आंदोलन। कहता है गुजरात के खेरा जिला में किसानों ने लगान काफी के लिए आंदोलन चलाया था। लगान काफी मतलब समझते हो? लगान का मतलब समझ रहे हो ना? टैक्स। जो अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे, इलेक्शन से कुछ दिन पहले गांव में एकदम हंगामा मचा हुआ था। किसान सब जिनके पास में जमीन था वो जमीन का पेपर ले लेकर के सब अपडेट करवा रहे थे। अगर जमीन का रसीद नहीं कटेगा, ये सीएम जी का ऑर्डर था, जो अगर जमीन का रसीद नहीं कटा तो जमीन नीलाम हो जाएगा। अब जिनके पास जमीन था वो पेपर को अपना अपडेट कर रहे थे। करोड़ों रुपया में, अरबों खरब रुपया में चला गया सरकार के घर में पैसा। अब बताइए, एक आदमी जो 20-20 साल से नहीं कटवाते थे उनको भी कटवाना पड़ा, अपडेट करवाना पड़ा। ढेर सारे सिस्टम आ गए। अब सिस्टम के अंतर्गत अभी तक आप लोग डरे हुए हैं। अब कट रहा था ऑनलाइन में, लेकिन रिलीफ दिया, सरकार भी रिलीफ दिया। जो 500 रुपया लेता था कर्मचारी, वहां पर 50 रुपया लगता है। जहां कम से कम लगता था 500 रुपया, वहां 20 रुपया में हो जाता है काम। जैसा जमीन है आपका उसके अकॉर्डिंग पैसा लगता है। एक आदमी तो मेरे यहाँ करवाने के लिए आए तो बोले कि सर यह कि हम देने रहिए कर्मचारी का तहिया 35,000 रुपया, हम टोटल उनका काटे हैं 9500 रुपया में। मान लीजिए 10,000 रुपया, जिसमें मेरा ऑनलाइन चार्ज भी था, ठीक है। तो इस टाइप से सरकार सिस्टम दी है। जैसे आप लोग को जाति आवासीय आय का नाम सुने होंगे, जानते भी है। जो जनरल कास्ट है उनको केवल आवासीय और आय की जरूरत होती है, और अदर कास्ट जो है उनको जाति आवासीय आय की तीनों की जरूरत होती है। पहले आप लोग अगर बनवाते तो उस बनवाने के लिए आपको 500 रुपया खर्चा करना पड़ता। ब्लॉक जाते तो आज की तक वेबसाइट ने काम करता है, आज की तक फलना बाबू नहीं आए हुए, फलना सर नहीं आए हुए। अब उसके लिए भी एक पोर्टल जारी कर दिया गया है। अब अपना ऑनलाइन कीजिए, केवल आपका डॉक्यूमेंट उस पर सही अपलोड होना चाहिए। एकदम टाइम से 10 दिन में बन करके आपको आ गया, मैसेज मोबाइल पर गिर जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, जो काम करना है। ब्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अब राशन कार्ड का भी दे दिया, इसी प्रकार से वोटर आईडी कार्ड का भी दे दिया। दिन प्रतिदिन सरकार बच्चे को, मतलब जनता को फ्री कर रहा है पोर्टल के जरिए, और सब कुछ वेबसाइट पर दे रहा है, ताकि सब कुछ वेबसाइट पर रहेगा। एक बार कहीं वेबसाइट क्रैक किया, सब ले दे करके बात खत्म। सुने होंगे पटना हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, सबका ऐप है, मतलब वेबसाइट है। उस वेबसाइट के जरिए आप केस कीजिए, केस का फाइल अपना घर पर से बैठ करके देखते रहिए। सब कुछ सिस्टम। पहले लोग रिजल्ट देखने के लिए पेपर देखता, अब जो बच्चा पास है वो फेल, जो फेल रहता था वो पास। अब नहीं, अब रिजल्ट निकला, आराम से रोल नंबर रोल को डाल करके देख लीजिए कितने नंबर कौन पेपर में कितने हैं। आराम से बिंदास रहिए। कि तो आपको यह किया, कहता है क्या, महात्मा गांधी ने लगान काफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल कितने प्रकार के होते हैं पता है ना? खरीफ फसल, जायद फसल, और ठीक है होता है। तो खरीफ फसल जो है वो खराब हो गया था। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की फसल होने तथा सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली, और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों में अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस मिला। ठीक है, जगह यानी आप लोग, ठीक है, जहां तक था हद तक, मच्छर नहीं जीने देगा ना, तो काम किया, समझ गए? इतना हद तक काम किया, मतलब महात्मा गांधी काम किए जो लोग माना। ठीक है, जैसे अपने अभी एक नाम सुने होंगे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, नाम सुने हैं? उसमें किसान को 1% पर मिलती है सरकार से पैसा। और बीच में जिस बार जो धान की खेती हुई थी, अब पूरा धान नहीं दह गया था, सब किसान का माफ हो गया पैसा। अब जो किसान 2 लाख रुपया ले लेता 2 लाख रुपया माफ हो गया, जो 1 लाख ले लेता 1 लाख माफ हो गया। किसान सब परिक गया, दोबारा पैसा लेकर के कोई सधाया भी नहीं किया, समझे? अब नहीं सधाया तो सरकार दोबारा फिर लोन नहीं दे रही है। ठीक है, तो बिहार है भाई, बिहार में यह सब बात होता है। सरकार अगर आपको कॉपरेट कर रही है, ठीक है, वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपनी अकॉर्डिंग,
अपनी सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो खेरा आंदोलन में क्या देखे, खेरा आंदोलन गुजरात में किया गया था। खेरा आंदोलन कहाँ किया गया था, गुजरात में। किसके लिए किया गया था, तो जमीन की लगान ज्यादा थी इसीलिए, और एक था खरीफ फसल जल गया था, बर्बाद हो गया था, और खरीफ फसल में मतलब कर जो था वो माफ नहीं किया जा रहा था, इसलिए जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम हुआ था खेरा आंदोलन। कोई दिक्कत, आगे आइए। अब है मोपला विद्रोह, कहता आधुनिक केरल राज्य में, ये कहा हुआ था, केरल राज्य में। केरल राज्य में, राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय मजदूरी क्या है, नमदूरी एवं न्याय और भूस्वामी उच्च जातीय के थे। यानी देखिए, इस्लाम धर्म तो जानते हैं आप लोग, इस्लाम धर्म थे, ठीक है, निम्न का थे, ठीक है, हाँ। और यहाँ के जो जमींदार, जमीन के जो मालिक थे वो उच्च जाति के थे। तो उच्च जाति या निम्न जाति का तो बात समझवे करते हैं। तो वही भेदभाव के कारण, ठीक है, कौन विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। कहां हुआ था, तो केरल में हुआ था। कहता अन्य भूस्वामियों की तरह उसे भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। कांग्रेस मतलब समझते हैं ना, कांग्रेस नहीं जानते हैं, कौन छाप, हाँ, पंजा छाप। ये बहुत पुराना है और पुराना के साथ साथ ये 100 दिन से हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करती है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे भाजपा का फुल्ली राष्ट्रवाद है, हिंदू, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब कहता है इन नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर लिया और सरकार संस्थाओं पर हमले प्रारंभ कर दिए, सरकारी संस्था पर, क्योंकि था तो मुस्लिम, ठीक है, और जो मालिक था, जमीन का मालिक, वो कोई और जाति का था, तो ऑटोमेटिक लड़ाई होगा, ठीक है। तो बेचारा अपन नेता बनाया मुस्लिम के, क्या नाम था, अली मुसालियार, ठीक है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। था कौन, अंग्रेज। करेगा क्या, समझ ही रहे हो। अगर बढ़िया नेता मिल गया तब तो हो जाता है हिसाब किताब, लेकिन बढ़िया नेता नहीं मिला तो दबदबा देना तय है। तो इस बार जो अपने बिहार में हुआ था इलेक्शन, समझे, उसमें हमारे एक थे, कौन थे, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आए महात्मा गांधी के विचार पर, उच्च विचार लेकर के। उनको पता ही नहीं था बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वो आदर्श आदमी को उतार दिए। अरे भाई, यहाँ तक क्रिमिनल के लोग वोट देता है, चोर को लोग वोट देता है, अंगूठा छाप को लोग वोट देता है, तो तू उतार देगा केसी से ना के देगा ओकरा, इंजीनियर के तो ओकरा के देगा वोट है। अब हम कहीं जाएंगे तो कहेंगे बउआ पढ़ो कि अपने न का आदमी है साहिन, तो कहेगा ओ गोली लेना है, चलो मुंगेर से हम खरीदवा करके दे देते, पिस्तौल लेना है खरीदवा करके दे देते। अब लोग इस टाइप से बात करेगा तो लोग तो ओकरे वोट देगा ना। क्लास के स्टूडेंट का भी अगर पूरे क्लास में अगर कोई टीचर ऐसा आ जाए कह दे नहीं पढ़ना बेकार है, सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा से ज्यादा समय दोगे उतना तुम लोग ग्रोथ करोगे, और सबके मोबाइल दे देगा तो हमारा गाली नहीं देगा विद्यार्थी। तब यही बात हुआ था, ठीक है। तो ये विद्रोह गया, कौन विद्रोह, मोपला विद्रोह। अब चलते हैं हम लोग बारदोली सत्याग्रह में। देखिए फरवरी 1928 इसमें गुजरात के बारदोली तालुका में लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। यानी ये जो विद्रोह था बारदोली आंदोलन में कहा गया जो लगान ज्यादा है इसको कम किया जाए, तो सरकार कहा जाए ठीक है भाई हम इसको चेक करेंगे। और चेक करने में ऐसे चेक किया जिससे किसान संतुष्ट नहीं हुआ। जब किसान संतुष्ट नहीं हुआ तो सरकार के विरुद्ध में आंदोलन किया, जिस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, बारदोली आंदोलन। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर उन्हें सरदार की उपाधि मिली। सरदार की उपाधि कौन आंदोलन के मिला था, बारदोली आंदोलन के तहत मिला था। कहां मिला, तो गुजरात में, गुजरात है ना, हरे, हाँ।
किसानों के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई। के एम मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा। नई जांच समिति ने इस वृद्धि को अनुचित माना। कहा नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं आप लोग, जो वो लोग कर रहा है वही सही है, इसलिए उसी पर वर्चस्व दिया जाए। समझ गए? ध्यान रखिएगा, आज के जमाने में अगर कुर्सी मिल जाए तो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाएगा। और देखिए, इतिहास पढ़ करके ऐसे हमारे देश के महान पुरुष सब थे जो देश के हित के लिए अगर कुर्सी त्यागना पड़े तो त्यागने के लिए तैयार थे। ठीक है, कहता अंततः सरकार को लगान की दरें कम करनी पड़ी और यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हो गया। कौन आंदोलन किसके लिए बनाया गया था? किसानों के लिए। इसके मुख्य नेता कौन थे? ना, वल्लभ भाई पटेल, जिनको इस आंदोलन के अंतर्गत किसकी उपाधि मिली? सरदार की उपाधि मिली। और जब इस पर जांच हुआ तो रद्द किया गया सरकारी सिस्टम को और लगान को कम करके, ठीक है, मतलब व्यवस्था में सुधार किया गया। अब है किसान सभा का गठन। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में तथा 1929 में सोनपुर में किसान सभा का गठन किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान, याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936, कहां? तो लखनऊ में। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को। अगर स्थान का नाम पूछे तो लखनऊ। ठीक है, अब है मजदूर आंदोलन। जब किसानों की स्थिति समाप्त हुई, किसानों की स्थिति में अब सुधार होने लगा, तब मजदूर लोग आंदोलन किए। क्या आंदोलन किए? देखिए, कहता है यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव भारत में भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग के में भी चेतना जागृत हुई, यानी औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? जो काम हाथ से होता था वो काम किससे होने लगा? मशीन से। तो अब लोग मजदूर जो थे, यानी मजदूर तबके के लोग थे, वो बेकार पड़ गए। वही बात अपने यहां भी हुआ, अपने यहां भी वही सिस्टम लागू हुआ। कहता 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी, लेकिन महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। समझ रहे हैं? जैसे जो लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में लोगों को घर आने के लिए पैसा नहीं था, तो वहां भी कंपनी लोग मौका का फायदा उठाया, कहा जब तुम लोग काम नहीं करो, काम करोगे तो कम पैसा में काम करो। हुआ उसी प्रकार महामारी हुई। कब? 1917 में। तो सब वहां से लोग भाग रहा था मजदूर, तो कहा नहीं 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 रहो तुम लोग, पैसा ज्यादा देने लगा। जैसे ही महामारी समाप्त हुई, पैसा कमा दिया, तो ऑटोमेटिक है जो मजदूर लोग मतलब आंदोलन करेंगे। 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों का समर्थन जारी रहा। अभी भी आप लोग सुनते होंगे, मजदूर का एक नेता होता है और मजदूर लोग हड़ताल करते हैं। ठीक है, जो उनका मालिक रहता है वही मालिक पर वो, ठीक है, चढ़ जाते हैं। कब? जब अगर उनका सैलरी नहीं बढ़ाया जाता है, या उनका ओवर टाइम नहीं दिया जाता है, या ओवर टाइम करवा लिया जाता है और उसकी सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, यानी विधि व्यवस्था में गड़बड़ी, जैसे उन लोग को लंच होना चाहिए, लंच नहीं मिलता है, तब वो लोग हड़ताल करते हैं। तो उसका एक नेता होता है, एक उसका मालिक होता है। ठीक है, और उस मतलब सब मिल करके और करता है। कभी कभी आप जाइएगा तो कलेक्ट ये डीआरएम ऑफिस के आगे में देखिएगा, टेंट लगा करके सब हड़ताल करते रहता है, देखे कभी? चलिए, अब है जनजातीय आंदोलन। देखिए, 19वीं शताब्दी की तहत 20वीं शताब्दी में भारत के अनेक भागों में आदिवासी आंदोलन होते रहे, जैसे 1916 के रंपा विद्रोह, 1914 के खोर विद्रोह, 1914 से 1920 ईस्वी तक जतरा भगत के नेतृत्व में कई ऐसे विद्रोह हुए जो केवल जनजातीय यानी आदिवासियों के लिए विद्रोह था। समझ गए? अब चालू होता है आपको भारतीय राजनीतिक दल। अब भारत के राजनीतिक दल में क्या क्या अहम भूमिका होती है वो चीज को समझिए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। आपको बतलाए थे बुआ, कितना ईस्वी बोली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे देश की जो आजादी होनी चाहिए वो 1851, 1751 न था कि 1851? 1857 की थी ना? वही आपका प्रथम विश्व युद्ध तरह से था। ठीक है, अब देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलेन ऑक्टेवियन हुम ने किया, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कथी?
नाम कथी होना चाहिए? होता है तो ऑक्टोवियन, ऑक्ट्रो नहीं, एलियन। देखो बात, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चला तो अपने यहाँ था, तो सबसे पुराना, ठीक है, दल। लेकिन ये दल जो बनाने वाले थे उनका नाम था एलेन ऑक्ट्रोवियन हुम ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, यानी अपने यहाँ के रहने वाले नहीं थे। लेकिन बना दिए कौन चीज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहता है इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। यहो एगो क्वेश्चन है ना आपको, है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी, याद रहेगा ना? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, याद रहेगा। 3 गो क्वेश्चन आपको हो गया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? फिर देख लीजिए, ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। कब किया था? 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, हाँ, अपना हो गया तो कर बात खत्म हो गया। क्या कर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या? अब चालू होता है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको वामपंथ हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखो यह पार्टी था। ये पार्टी में की होता है सो देखो, 1920 ईस्वी में M.N. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अंग्रेजी सरकार भारत के कम्युनिस्ट नेताओं को अलग अलग मुकदमों में फंसाकर भारत में समाजवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में बाद में बड़ी संख्या में मजदूरों और किसानों को शामिल किया गया। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी बनी। देखिए, आपको बतला देते हैं, जैसे अभी भारतीय राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड है, ठीक है, उसके बाद लोजपा है, कई पार्टी है ना अपने अपने में। उसी प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया भारतीय राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी अभी की तरह से एक तरह मान करके चलिए, अभी वाला एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जन स्वराज पार्टी की तरह था, जो ठीक है इसको दबाना चाहा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन थे? मजदूर और किसान शामिल थे। ठीक है, लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। ओकर हुआ था 1885 में। आयकर याद रहेगा। अब इस चैप्टर के लिए आज के लिए अंतिम टॉपिक यही रहेगा, मुस्लिम लीग। कहता 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए 1858 में से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। 1887 में लॉर्ड डफरिन के ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कह करके संबोधित किया। इससे मुसलमानों को लगने लगा कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है। इसी भावना से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सर आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव पड़ गई। ढाका में 30 सितंबर 1906 को एक सम्मेलन बुलाया गया, जहां इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमानों को जगह दिलाना था। किसका? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना का नाम बदला गया कब? 1906 में, 30 सितंबर 1906 ईस्वी में। इसका नेता कौन था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज तत्कालीन हिस्ट्री में इतना ही रहने दीजिए और आगे फिर देखते हैं जो क्या पढ़ाई चलेगी।